आज स्वागत करता हूं आपका इस ब्यूटीफुल जर्नी जो अपना ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है प्यारे बच्चों उसमें। प्यारे बच्चों देखिए, अभी तक हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम पूरा ऑब्जेक्टिव निपटा चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हमने किया था मेरे पास कैपेसिटर को भी मैंने पूरा रिवाइज करा दिया था आपको। तीसरा मैंने आपको करेंट भी बता दिया था। करेंट के कुछ क्वेश्चन में मैंने त्रुटियां आई थी, तो उस त्रुटियां को खत्म करने के लिए मैं चालू करने जा रहा हूं आपका पहला चैप्टर मैग्नेटिज्म। और इस मैग्नेटिज्म में आपको मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के साथ मैंने की पॉइंट ऐड किया है। सर ये की पॉइंट किस काम आएगा? तो प्यारे बच्चों की पॉइंट आपको शॉर्ट नोट्स की तरह काम आएगा, जो कि आपका काम करेगा किसमें? रिवीजन के वक्त। और प्यारे बच्चों मैं ट्राई करूंगा कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ही, की पॉइंट के माध्यम से मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, और उससे रिलेटेड और सवाल जो बन सकते हैं उसको भी मैंने बताने की कोशिश की है और की पॉइंट ऑलरेडी लिख दिया है कि जिसमें कोई आपको परेशानी ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं इस मैग्नेटिज्म के लेक्चर को राधे रानी के साथ। तो बोलिए राधे राधे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं अपना चैप्टर में पहला क्वेश्चन लेके आया हूं मैं कि इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मेरे पास देखिए, मैंने ऐसे की नोट्स बनाया है कि ट्रांसफार्मर मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का टर्न ज्यादा होता है कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है कि ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज हाई करंट को। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज हाई करंट को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज लो करंट में। उसी प्रकार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज लो करंट को किसमें? लो वोल्टेज हाई करंट में। ठीक है, तो आपसे सवाल देखिए कितना इजी पूछा है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में करंट सेकेंडरी कॉइल पर क्या होगा? प्राइमरी कॉइल का। तो इक्वल होगा कि लेस होगा कि मोर? तभी मैंने बताया कि लेस होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लेस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैंने की पॉइंट ऐसे लिखे हैं जो आपको सहूलियत होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सोलेनोइड। ठीक है, तो सोलेनोइड के लिए सबसे पहले एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर में, जिसका फार्मूला मैंने लिखवाया हाफ एल आई स्क्वायर, जहां एल क्या है? इंडक्टेंस है, आई क्या है? करेंट है। उसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का क्या होगा, तो डेट इज एल, और एल बराबर क्या होगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, जहां ए क्या है प्यारे बच्चों? एरिया, एल क्या है? लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ मिलकर क्या बना दिया? वॉल्यूम। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस के सोलेनोइड का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर भी, तो भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर हो जाएगा प्यारे बच्चे। उसी प्रकार अगर मैं सोलेनोइड की बात करूं, दिस इज द सोलेनोइड, है ना। सोलेनोइड उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कॉपर वायर की इंसुलेटिंग रड लपटी रहती है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? सोलेनोइड। और इस सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का मुन्नी, यानी कि म्यू नॉट एन आई। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मुझे बजाइए, एनर्जी का मतलब क्या हो गया? यू, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? भी। मतलब अपने को ओवरऑल क्या निकालना है बाबू? अपने को निकालना है यू बाई भी का रेशियो। तो यू कितना है? चलिए बताइए। यू है सर हाफ एल आई स्क्वायर। चलिए भी तो आप छोड़ दीजिए, आप एक काम करें, आप यहां से एल का वैल्यू देखिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। यहां से आप एल का वैल्यू देखिएगा, तो एल का वैल्यू कितना आ गया है? एल का वैल्यू आ गया है म्यू नॉट एन स्क्वायर भी। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी बराबर क्या है? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। और यहां से हाफ रहने दीजिए, एल का वैल्यू आप देखिए कितना है, तो एल का वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर भी। ठीक है, उसी प्रकार आप यहां से देखिएगा, तो बी बराबर है मुन्नी, मतलब म्यू नॉट एन आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई म्यू नॉट एन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से देखिए आप, हाफ म्यू नॉट की जगह पर म्यू नॉट, एन स्क्वायर की जगह पर एन स्क्वायर, भी की जगह पर भी,
और आई स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा बी स्क्वायर। इधर देख देता हूँ मैं, अगले कॉपी में लिखता हूँ, ठीक है, फिर आप यहाँ पे दिक्कत होगा आपको समझने में, है ना, ये कट जाएगी स्क्रीन से यहाँ से। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट में यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों, है ना, देखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एनर्जी जो स्टोर है वो है हाफ एल आई स्क्वायर, और एल का वैल्यू मैंने यहाँ से डाला म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, और यहाँ से आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू यहाँ से आ चुका है कितना, बी बाई म्यू नॉट एन। तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू म्यू बी स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, और ये वॉल्यूम नीचे आ गया, तो म्यू बाई भी बराबर आ गया बी स्क्वायर ऊपर है, नीचे क्या बचा है 2, और ये क्या बचा है म्यू नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब कि क्या, एनर्जी डेंसिटी बोलिए, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई बी। उसी प्रकार मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप इज मेड ऑफ ए डबल, रेडियस को कितना कर दिया गया है, डबल, ठीक है, एंड द करंट इज मेड हाफ, रेडियस को भाई साहब इन्होंने कर दिया है डबल, और करंट को इन्होंने कर दिया है आधा, करंट को क्या कर दिया है, आधा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट सर्कुलर, देखिए यहाँ पे की पॉइंट लिख दिया हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप डेट इज निया, निया मतलब कि एन आई ए, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है करंट, और ए मतलब हो गया एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। अब यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है तो आप एरिया को यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं, सर्कुलर लूप की बात कर रहा है तो डेट इज एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पहले का मैग्नेटिक नीडल अब में क्या फर्क है, नंबर ऑफ टर्न तो सेम रहेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम न्यू, है ना, एन करेंट कितना हो जाएगा बाबू, आई बाई 2 हो जाएगा, पाई रेडियस कितना हो गया दुगुना, तो दुगुना का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, तो बच्चा प्यारे बच्चों n इंटू आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एन आई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी पहले का था, तो पहले का कितना गुना हो गया है, दैट इज द डबल, कितना हो गया प्यारे बच्चों, डबल हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट अर्थ का क्या होता है। देखिए एक प्रकार का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको आपको डाटा याद ही करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू होता है 8 इंटू 10 की पावर 22 जूल टेस्ला इनवर्स या फिर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये पूछा हुआ है, क्या पता पहले अब अगली बार में एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर पूछ दे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट इज 8 इंटू 10 की पावर 22 जूल टेस्ला इनवर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निकल क्या है, तो प्यारे बच्चों निकल एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो पैरामैग्नेटिक डोमेन को शो करता है, और इसके रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है जो सबसे हाई होती है, डेट इज ग्रेटर देन 1। और कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, डेट इज फेरस, कोबाल्ट, निकल और उसके जितने भी एलॉय हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं Fe3O4 कौन सा मटेरियल है, तो Fe3O4 इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जितने भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, डेट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन का एंगल क्या कहलाता है, डेट इज कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि
कि t इज द टाइम पीरियड एंड v इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले प्यारे बच्चों, साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सलरेट करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, सच लाइक दैट न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल को ये एक्सलरेट करता है हायर एनर्जी पर। तो जब एक्सलरेट करता है तो इसकी रेडियस आती है r बराबर mv/q, जहां m इज द मास, v इज द स्पीड, q इज द चार्ज, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार इसका टाइम पीरियड जो आता है वो आता है t बराबर 2πm/qb। तो अपने को टाइम पीरियड और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो 2πm को मैं रहने देता हूँ और q को भी रहने देता हूँ, और b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ से b की जगह पर मैं लिख सकता हूँ r इंटू क्यू अपॉन एम बी। बी को मैंने ऊपर फेंका, एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, बी को मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो बी बराबर हो जाएगा एम भी अपॉन क्यू आर, एम भी अपॉन क्यू आर। और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा कहाँ? टाइम पीरियड में। तो ये हो जाएगा एम भी अपॉन क्यू आर, कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों? ऊपर। तो यहाँ से आप देखिएगा क्यू से क्यू कट गया, एम से एम कट गया, तो यहाँ से टाइम पीरियड का वेलोसिटी के टर्म में आ गया 2πr अपॉन v। तो 2πr तो फिक्स ही रहता है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि वेन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार साइक्लोट्रॉन होता है उसी प्रकार वेन डे ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस होता है जो ऑपरेट होता है किसके लिए? ओनली फॉर ए हाई वोल्टेज, ओनली फॉर ए हाई वोल्टेज। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा बायट-सबार्ट लॉ का? तो बायट-सबार्ट लॉ बोलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द स्केलर फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखने जाऊंगा तो मुझे इसके साथ चाहिए आई कैप, तो ये हो जाएगा i और dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा r क्यूब। तो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इसमें से कौन सा लॉरेंज फोर्स है? ठीक है, तो अपने को लॉरेंज फोर्स निकालना है। तो लॉरेंज फोर्स किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो लॉरेंज फोर्स कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स का। तो प्यारे बच्चों, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ते आ रहे होंगे कि एफ ई बराबर होता है क्यू बी, और उसी प्रकार एफ बी का वैल्यू होता है क्यू इंटू वी इंटू बी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू ई, और यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू इंटू वी इंटू बी। अब यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यू यहां से मैं कॉमन लूंगा, तो आगे क्या बचेगा? यू ई, और यहाँ क्या बचेगा? वी क्रॉस बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वी क्रॉस बी है और यहाँ पे बी क्रॉस बी है, तो बी क्रॉस बी नहीं होता है, क्या होता है? वी क्रॉस बी होता है। तो एफ बराबर ई इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है लॉरेंज फोर्स आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए, ये भी आपके पास एक थ्योरेटिकल डाटा है जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये बोल रहा है कि सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 10 की पावर -5 टेस्ला के बराबर होता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए, अभी मैंने पीछे की पॉइंट में लिखवाया था कि करंट कैरिंग कॉइल के चलते मैग्नेटिक लूप का वैल्यू कितना आता है? तो निया आता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? NIE हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है, डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट करंट फॉर। ठीक है, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करूंगा तो जितना कपल लगता है डिफ्लेक्टिंग कपल, वो बराबर होता है रिस्टोरिंग कपल के बराबर। और आपको पता है कि टॉर्क कितना लगता है? बिना साइन थीटा, तो बिना यहाँ से आ गया, और रीस्टोरिंग कपल के लिए घुमाने के लिए जो लगता है वो सी थीटा लगता है। तो यहाँ से आई बाई थीटा को क्या बोलता हूँ? के बोलता हूँ, और इसी के को मैं बोलता हूँ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो के बराबर हो गया आई बाई थीटा, ये बराबर होता है किसके? सी बाई एन बी, ये के।
सी बाई एनबीए के, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब यहाँ पे पूछा है इतना आसान सवाल कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर। क्या होता है प्यारे बच्चों, वेबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो ये होता है क्या, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल बट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, दिस इज द रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि VS बाई VP हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, डेट इज ए पोल स्ट्रेंथ। तो प्यारे बच्चों, पोल स्ट्रेंथ वही होता है, पोल स्ट्रेंथ को बोलते हैं M इंटू L होता है, जिसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो आप E बराबर क्या पढ़े थे, PE 1 माइनस कॉस थीटा पढ़े थे। उसी प्रकार वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, W बराबर MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें शॉर्ट मैग्नेट के लिए सही है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ पे शॉर्ट मैग्नेट के लिए एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा 2m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू। डी क्या है, डिस्टेंस है उनके बीच का। और उसी प्रकार इक्वेटोरियल पोजीशन का हो जाएगा m अपॉन म्यू नॉट 4 पाई इंटू डी क्यू, यानी कि एक्सियल, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सियल दुगुना है किसके, इक्वेटोरियल के, किसके, इक्वेटोरियल का, यानी कि बी एक्सियल, सॉरी आप ऐसे बोल सकते हो कि बी इक्वेटोरियल इज 2 टाइम्स ऑफ बी एक्सियल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टाइम पीरियड का वैल्यू जो होता है वो होता है 2 पाई I अपॉन MB। आई क्या है सर, तो आई है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है प्यारे बच्चों, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी प्रकार M क्या है, तो M है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। और उसी प्रकार मैं पूछूं आपसे कि B क्या है, तो B है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ जाएगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, 2 पाई रूट अंडर I अपॉन MB। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड तो ठीक है भैया, अब आप फ्रीक्वेंसी का बता दो रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड। और अभी मैंने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ाया, डेट इज 2 पाई रूट अंडर I अपॉन MB। प्यारे बच्चों, अब n बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट अंडर I, और ऊपर क्या चला जाएगा, रूट अंडर MB। अब मैं मान के चलता हूं कि ये सारे मामला कांस्टेंट हैं, तो अपने को रिलेशन निकालना है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b हॉरिजॉन्टल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि इसमें से कौन सा जो है वो टेंजेंट लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको की पॉइंट लिखवा दिया हर जगह कि आपको खोजना ही ना पड़े कि दिक्कत क्या है। तो टेंजेंट लॉ क्या होगा प्यारे बच्चों, कि जब हम मैग्नेट को प्लेस करेंगे 2 परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में और दोनों की प्लेन अगर सेम रहेगी, तो ऐसे लॉ को मैं टेंजेंट लॉ बोलता हूं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है BH tan थीटा के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, BH tan थीटा के बराबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो अभी आपने पढ़ा टेंजेंट लॉ से,
तो टेंजेंट लॉ से आपने क्या पढ़ा कि मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा b cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा b sin थीटा। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये वर्टिकल के लिए हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों को कॉमन लेता हूं तो b स्क्वायर कॉमन आएगा और ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो b स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, bh स्क्वायर प्लस का bv स्क्वायर। डेट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। 23 बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो बी नॉट बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट बाई म्यू नॉट, जहां बी नॉट क्या है, बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड और यू नॉट क्या है, तो ये है परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होता है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से, उसी प्रकार वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी कॉइल से। तो Vs इज ग्रेटर देन Vp, Vs इज ग्रेटर देन Vp, डेट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए दो बार तीसरा बार आ चुका क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है करंट कैरिंग लूप के लिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, निया NIA, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न इनटू आई करेंट इनटू एरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। देखिए यूनिट पूछा है, बस खेल है यूनिट का, और 5 टेस्ला की बात कर रहा है। तो 5 देखिए अब मैं आपको बताता हूं, 5 टेस्ला और 1 टेस्ला का मतलब होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला यानी कि 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर, डेट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आसान सवाल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि इसमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर मैंने अभी बताया Q इंटू V क्रॉस बी, नॉट ए B क्रॉस बी। ये बात सही है लेकिन ये बात गलत है। ऐसा आप लोग वेक्टर जब क्लास 11th में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि A क्रॉस B बराबर बिल्कुल नहीं होता है B क्रॉस A का, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। दैट्स वाई आप हमेशा ध्यान रखिएगा Q इंटू V क्रॉस बी होगा, ना कि B क्रॉस V। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या बोल रहा है कि इसमें से ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है भैया वो क्या करता है, तो वो आपको कन्वर्ट करता है AC को DC में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो AC वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, DC वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने बताया था, दूसरा बार आ चुका, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डीप क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ पे। तो एंगल ऑफ डीप, देखिए एंगल ऑफ डीप जो होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल पे इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री, और अगर मैं इसकी इक्वेटर पे बात करूं तो इक्वेटर पे होगा 0 डिग्री। यानी कि अगर एंगल ऑफ डीप मैग्नेटिक पोल पे पूछा है तो 90। आप इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर याद करना चाहो तो देखिए पोल कहाँ आता है, तो ये पोल हो गया और ये क्या हो गया, इक्वेटर। तो याद करने के लिए देखिए लॉजिक नहीं है लेकिन याद करने का शॉर्ट ट्रिक, ये इक्वेटर पे है तो 0 डिग्री और ये है तो 90। अगर मैं पूछूं इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगा और पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक पोल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ।
पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए होता है 0। कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? कि मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन एच होगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? तो बी बराबर म्यू नॉट हो जाएगा, है कि नहीं? बी बराबर म्यू नॉट हो जाएगा। तो यहां से म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? तो बी नॉट बाई एच हो जाएगा। तो बी नॉट बाई एच इज द राइट आंसर सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे ये बोल रहा है कि B इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, delta is the angle of D, BH is the horizontal component of B, and BB is the vertical component of B. Then which of the following relation is correct? तो BH बराबर B cos अल्फा, BB बराबर B cos अल्फा, बिल्कुल नहीं। BH बराबर B sin अल्फा, BB बराबर B cos अल्फा। तो BH तो sin अल्फा होता नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? cos अल्फा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? sin अल्फा। तो ये बिल्कुल पहला ऑप्शन जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, पोल से कहां जा रहे हैं? इक्वेटर। पोल पे मेरे पास एंगल कितना था मैग्नेटिक पोल का? 90। इक्वेटर पे कितना एंगल होता है? 0। तो 90 से 0 की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा? इंक्रीज के डिक्रीज? दैट इज डिक्रीज। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि लॉरेंज फोर्स, दूसरा बार आ चुका। तो लॉरेंज फोर्स किससे किससे लॉरेंज फोर्स किससे किसके मिलकर बना होता है? तो लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस का किसके? मैग्नेटिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा? QV। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? QBB। अब यहां से Q कॉमन आ रहा था तो E वेक्टर बराबर क्या होगा? V क्रॉस B, ना कि B क्रॉस B। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन इज ए। राइट ऑप्शन इज ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, 36 की तरफ। 36 क्या बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। तो देखिए ये भी रट्टू क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज 5/6 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है। तो ये आपको थ्योरेटिकल डाटा है, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में बोल रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सा क्वांटिटी डिक्रीज करता है? तो वोल्टेज वहां पे क्या करता है? डिक्रीज करता है। और करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पूछ रहा है कि सक्सेसिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, सक्सेसिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रटना पड़ेगा आपको, ये रट वाला टॉपिक है। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इन सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप अप में क्या होता है? बढ़ता है। स्टेप अप में क्या होता है? बढ़ता है। तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होता है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से। तो यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल को क्या बोला है इन्होंने? N2। प्राइमरी को क्या बोला है? N1। तो N2 इज ग्रेटर देन N1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को पढ़िए। तो टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? तो टॉर्क याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? P क्रॉस E। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M क्रॉस B। M मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क बराबर MB, M क्रॉस B। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? कट है। और मान लीजिए इसका लेंथ क्या है? L है। इसका लेंथ कितना है? L। और इसको बीचों बीच काट दे तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा? L/2। ये भी कितना हो जाएगा? L/2। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा सर? आधे और आधे। तो M/2 हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि डायमेंशन फार्मूला इसका किसके बराबर होगा? तो देखिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी।
और बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये दोनों का आपस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। तो किसका बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, जो दूसरा क्वेश्चन था आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा, जिस प्रकार चार्ज का डायरेक्शन होता था पॉजिटिव क्यू से निगेटिव क्यू के तरफ, उसी प्रकार इसकी डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, साउथ मतलब क्या हो गया निगेटिव। तो नॉर्थ से किधर की तरफ, साउथ की तरफ, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, A wire of a magnetic dipole moment M and L is bent into shape of semicircular of radius R. What will be its new dipole moment? That is 2m by pi. 2m by pi is the right answer. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको मैंने बताया था परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। That is mu is much 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 greater than। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इन दोनों फोर्स को बराबर कर दिया है की पॉइंट में कि एफ ही बराबर क्या है क्यू बी। तो क्यू से क्यू भैया यहाँ पे स्वाहा हो गया, तो ई बराबर हो गया आपके पास भी क्रॉस बी। आपको क्या चाहिए था, बी क्रॉस ई, तो ये हो जाएगा 1 बाई भी के बराबर बी बाई ई। तो ये हो जाएगा भी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो सेकेंड इंटू मीटर इनवर्स, सेकेंड इज द मीटर इनवर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है Q इंटू भी क्रॉस बी। तो B बराबर क्या हो जाएगा भैया, F बराबर क्यू भी। F मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डेट इज mlt-2। चार्ज के लिए क्या हो जाएगा A इंटू टी, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा mlt-1, सॉरी m नहीं होगा lt-1। तो यहां से आप देख सकते हैं L से L कट गया, और यहां से आप देख सकते हैं भैया कि ऊपर क्या बचा m, नीचे क्या बचा t की पावर 1 और t की पावर -1, तो ये भी कट गया, तो t की पावर -2 और a की पावर -1, डेट मीन्स m1, a को यहाँ पे एम्पियर को I में लिख सकता हूँ और t की पावर -2। तो यहाँ पे खोजना पड़ेगा आपको, L का वैल्यू 0 यहाँ पे है, m की पावर 1 यहाँ पे है, I की पावर -1, t की पावर 1। फर्स्ट इज द राइट आंसर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि when the intensity of a magnetic field is increased 4 times the time period of a suspended magnetic needle become। तो अभी मैंने बताया कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन आई अपॉन एम बी। तो अगर मान लीजिए कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देंगे 4 टाइम, तो अगर मैं इसको 4 टाइम इंक्रीज करूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, आई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ बी। 4 का रूट निकालूंगा तो ये आएगा यहां से 2, क्या आएगा 2 निकल जाएगा बाहर, नीचे की तरफ 2 निकल जाएगा बाहर। तो ये पूरा कितना है इनिशियली, तो इनिशियली का कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि हाफ के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो मैंने बताया था कि निकल कैसा होता है, तो निकल फेरस कोबाल्ट इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आप इसको ऐसे भी याद सकते हो, निफोकी, निफोकी याद रख लो, या फिर याद कर लो फेकोनी, फेकोनी। ये तीनों के तीनों क्या हैं, डेट इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया। जो भी त्रुटि हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हद तक प्रयास किया हूं कि कोई भी त्रुटि ना हो, तो आप कृपया करके बिहार बोर्ड के जो पेपर होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव ना मिलाएं। बहुत सारे बुक में गलत आंसर भी दिए रहते हैं। अपने एनसीईआरटी पर भरोसा करें और अपने थ्योरी पर। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो बोलिए राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।